नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आजकल हर जगह महाकुंभ की चर्चा है। जो मिलता है वो या तो महाकुंभ में स्नान करके आया है या वहां जाने की तैयारी कर रहा है। संगम में डुबकी लगाने को लेकर लोगों में कमाल का उत्साह है। महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा अब 54 करोड़ को पार कर चुका है। आज महाकुंभ का 36वां दिन है। अभी 9 दिन बाकी हैं और श्रद्धालुओं के जोश को देखते हुए लग रहा है कि इस बार महाकुंभ में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या 60 करोड़ को पार कर जाएगी। देश के हर कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रेशर है रेलवेज पर। रेल आम आदमी की सवारी है, सस्ती है, सुगम है। रेलवे ने महाकुंभ के दौरान 13,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने का इंतजाम किया था, लेकिन भक्तों के उत्साह के सामने सारी तैयारियां नाकाफी साबित हुई। रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए रेलवे को रोज नए नए उपाय खोजने पड़ रहे हैं। आज मैंने रेलवे मिनिस्ट्री के वॉर रूम को देखा। यहां महाकुंभ को जाने वाली हर ट्रेन को मॉनिटर किया जा रहा है। यह वॉर रूम 24/7 काम कर रहा है और मुझे देखकर थोड़ी हैरत हुई कि वॉर रूम में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन खुद मौजूद हैं। वो एक जमाने में प्रयागराज और लखनऊ में डीआरएम रह चुके हैं, जनरल मैनेजर रह चुके हैं। इन इलाकों की रेलवे लाइंस के चप्पे चप्पे को जानते हैं। आरपीएफ के डीजी जैसे बड़े बड़े अधिकारी भी खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। रेलवे मिनिस्टर खुद रात रात भर इस वॉर रूम में रहते हैं। रेलवे ने महाकुंभ के लिए 2.5 साल पहले तैयारी शुरू कर दी थी। प्रयागराज में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, लेकिन यह कल्पना किसी ने नहीं की थी कि महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। इसीलिए रणनीति को बार बार बदलना पड़ा। जैसे अब रेलवे ने कलर कोडिंग शुरू की है। अलग अलग दिशाओं में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग रंग के टिकट दिए जा रहे हैं। होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग कलर कोडिंग की जाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद प्लेटफॉर्म पर क्राउड मैनेजमेंट के इंतजाम में बदलाव किए गए हैं। प्लेटफॉर्म टिकट्स की बिक्री बंद कर दी गई है। मैं आपको इन तैयारियों की फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं महाकुंभ की आज की शानदार तस्वीरों से। आज महाकुंभ में 1,35,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। आमतौर पर यह माना जाता है कि माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद महाकुंभ की रौनक खत्म हो जाती है। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को थी। उसके बाद कल्पवासी और अखाड़ों के साधु संत वापस लौटना शुरू हो गए, लेकिन इसके बाद भी महाकुंभ में पहुंचने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने, उन्हें सुरक्षित वापस भेजने के काम में पूरा रेलवे प्रशासन लगा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद 24 घंटे काम पर लगे हुए हैं। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के अलावा स्टेशन की तरफ आने वाले रास्तों पर 1,186 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की फीड को 4 लेवल पर मॉनिटर किया जा रहा है। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशन पर मिनी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिनके कैमरों की फीड का एनालिसिस डिवीजन लेवल पर होता है, फिर जोनल लेवल पर मॉनिटरिंग होती है और चौथे लेवल पर दिल्ली में रेलवे के वॉर रूम में फीड को चेक किया जाता है। आज इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर रेलवे के वॉर रूम में गए और वॉर रूम में मौजूद रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंफॉर्मेशन दिलीप कुमार से बात की। उन्होंने बताया कि प्रयागराज शहर में वैसे तो कुल 9 स्टेशन हैं, लेकिन संगम स्टेशन को भी 28 फरवरी तक के लिए बंद किया गया है। इसलिए फिलहाल प्रयागराज के 8 स्टेशन पूरी तरह ऑपरेशनल हैं। इन स्टेशन पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर भीड़ का प्रेशर न बढ़े, इसलिए कलर कोडिंग की गई है। दिलीप कुमार ने बताया कि रेलवे ने प्रयागराज से 4 अलग अलग दिशाओं की ट्रेन पकड़ने वालों के लिए अलग अलग कलर के होल्डिंग एरियाज बनाए हैं। 4 अलग अलग कलर के टिकट दिए जा रहे हैं। इससे भीड़ को कंट्रोल करने में काफी मदद मिली है।
प्रयाग क्षेत्र में हमने होल्डिंग एरिया बनाया है और यह होल्डिंग एरिया प्रयाग क्षेत्र के सभी स्टेशनों पर बनाया गया है। इस वर्ष हम लोगों ने कलर कोडेड होल्डिंग एरिया और कलर टिकटिंग की व्यवस्था की है। हमने प्रयागराज स्टेशन पर 4 रंग के होल्डिंग एरिया बनाए हैं और टिकटिंग भी 4 अलग अलग डायरेक्शनों के लिए अलग अलग कलर का हम लोगों ने किया है, ताकि यात्रियों को अपने टिकट के रंग के हिसाब से होल्डिंग एरिया में और फिर फाइनली ट्रेन पकड़ने में सहूलियत मिल सके। टिकट का रंग और होल्डिंग एरिया का रंग दोनों एक जैसा? जी, प्रयाग क्षेत्र में हमने व्यवस्था की है कि हर डायरेक्शन के लिए अलग अलग रंग के टिकट जारी किए जाएं और जो होल्डिंग एरिया का जो रंग है वह और टिकट का रंग दोनों मैच करें। और अब दिल्ली में भी यमुना की सफाई शुरू हो गई है। दिल्ली में नई सरकार का गठन हुआ नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वॉर फुटिंग पर स्वच्छ यमुना अभियान शुरू कर दिया है। वीके सक्सेना ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करके यमुना की सफाई का प्लान फाइनल किया और इसके बाद काम शुरू हो गया। 3 साल में यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले फेज में यमुना से कचरा और गाद को हटाया जाएगा, साथ ही साथ नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और यमुना में गिरने वाले सभी बड़े नालों का सफाई अभियान शुरू होगा। इसके अलावा मौजूदा सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी और उनके कामकाज की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी। नए एसटीपी और डीएसटीपी के जरिए 400 एमजीडी गंदे पानी को साफ करने पर काम किया जाएगा। पहले फेज में आज यमुना से कचरा हटाने का काम शुरू हुआ। कालिंदी कुंज और आईटीओ घाट पर हाईटेक मशीनों के जरिए इस काम की शुरुआत की गई। यमुना की सफाई के लिए ट्रैश स्किमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेंज यूटिलिटी क्राफ्ट मशीनों की मदद ली जा रही है। दिल्ली के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवीन चौधरी सफाई के काम की मॉनिटरिंग करने के लिए खुद वहां पहुंचे। नवीन चौधरी ने कहा कि उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली सरकार के कई डिपार्टमेंट मिलकर इस काम को कर रहे हैं और 2028 से पहले यमुना को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। यमुना की सफाई के लिए हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट्स किए गए हैं। यमुना की सफाई 3 साल में पूरी की जाएगी। दिसंबर 2027 हमारा आउटर डेडलाइन होगा। हमें 3-4 काम करने होंगे इसके लिए। एक तो जो आप अभी देख रहे हैं 7 बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जो यमुना में जितना भी सॉलिड वेस्ट है उनको निकाल रही हैं, बाहर कर रही हैं। ये कुछ हफ्ते और महीने तक चलेगा ये काम। पैरेलली जो है हमारे सारे एसटीपी जो रुके पड़े थे या किसी वजह से वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे थे, उनको रिबूट करके और जितने भी नए एसटीपी हैं उनको 2026 के अंत तक कंप्लीट करने का हमारा टारगेट। जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट यमुना में बह के आता है उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे और जहां भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने ये नहीं लगाए हैं और उसके साथ केमिकल्स वो नालियों में फेंक रहे हैं जो अल्टीमेटली बह के यमुना में आ रहा है, उसको रोकने की उचित प्रबंध किए जाएंगे, अन्यथा उस इंडस्ट्री को बंद होना पड़ेगा। तो कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट में जनता से भी जागरूकता करनी पड़ेगी। आप निश्चिंत रहें कि हम इसको टारगेट जो हमें दिया गया है 3 साल का एडमिनिस्ट्रेशन को, 3 साल में यमुना क्लीन मिलेगी। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल की पार्टी विपक्ष में बैठने की प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का कुछ है नहीं, इसलिए राहुल गांधी का फोकस अब एक बार फिर चीन पर चला गया है। आज राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में राहुल गांधी एक चाइनीज ड्रोन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। राहुल गांधी बता रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चीन भारत से कितना आगे जा चुका है। एक चाइनीज टॉय ड्रोन के बहाने राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि चीन ऐसे छोटे छोटे ड्रोन बनाकर भारत को एक्सपोर्ट कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के नौजवान भी ड्रोन बनाना चाहते हैं, भारत के युवाओं में पोटेंशियल है, लेकिन मोदी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही क्योंकि प्रधानमंत्री को भविष्य की जरूरतों की समझ ही नहीं है। DJI drone made in China. This has come from the toy industry, and that's really the powerful thing. This is actually where we should be playing, and the network that produces this is where the real value is. And all AI is actually going to be operating on this net. And the sad fact, we don't make any of the components inside this. We don't understand how it's made. We certainly don't make any of the optics. We don't understand how it's made. What we are seeing here is innovative technology of the motor, high quality optics, telecommunication equipment, and essentially a bunch of cell phone batteries set together are allowing
this thing to transform the battlefield. India has given away its consumption data to large multinational companies, and India doesn't even play in the production space. राहुल गांधी का वीडियो सामने आया, उसके थोड़ी देर बाद राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु, ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा का बयान आया। सैम पित्रोदा ने मोदी सरकार को चीन के प्रति नजरिया बदलने की सलाह दी। पित्रोदा ने कहा, चीन भारत का दुश्मन नहीं है, दोस्त है। भारत ने अमेरिका के बहकावे में आकर चीन को दुश्मन मान लिया है, जो ठीक नहीं है। सैम पित्रोदा ने कहा, भारत को चीन के साथ दोस्ती करनी चाहिए, उससे सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy, and that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair. Not just to China, but to anybody. China is around, China is growing. You got to recognize that, respect that. सैम पित्रोदा भी कमाल करते हैं, हर थोड़े दिन में राहुल गांधी को एम्बेरस करते हैं। कांग्रेस को बार बार सैम के बयान से किनारा करना पड़ता है। कांग्रेस को बार बार कहना पड़ता है कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस नेता के तौर पर नहीं, निजी हैसियत से बयान दिया है। आपको याद होगा, पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने कहा था कि पूर्वी भारत के लोग चीनियों जैसे दिखते हैं, साउथ इंडिया के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। और उससे पहले आपको याद होगा 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर सैम पित्रोदा ने कह दिया था, जो हुआ सो हुआ। इन बयान से फजीयत होने के बाद सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। मजे की बात है कि चुनाव के बाद उन्हें फिर से अध्यक्ष बना दिया गया। अब सोचने वाली बात यह कि आखिर सैम पित्रोदा में ऐसा क्या है कि वो बार बार कांग्रेस की प्रॉब्लम खड़ी करते हैं और पार्टी बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन आज जो हुआ उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से तो किनारा कर लिया, लेकिन राहुल गांधी ने जो चीन का गुणगान किया, जिस अंदाज में चीन को अपना आइडियल बताया, उसका क्या होगा, इसका जवाब नहीं मिला। कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर असम से भी आई। असम सरकार ने लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई की वाइफ एलिजाबेथ कोलबर्न के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि ब्रिटिश नागरिक एलिजाबेथ लंबे समय से पाकिस्तान के नागरिक अली तौकीर शेख के साथ काम करती रही हैं। ब्रिटिश सिटीजन एलिजाबेथ कोलबर्न ने 2013 में गौरव गोगोई से शादी की थी, लेकिन शादी की 12 साल बाद भी उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इल्जाम लगाया था कि गौरव गोगोई की वाइफ के रिश्ते पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ हैं, इसीलिए वो भारत की नागरिकता लेने से कतराती हैं। आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके पूरे मामले की जांच CID से कराने का फैसला किया। बीजेपी के नेताओं ने जो आरोप लगाए वो बड़े स्पेसिफिक हैं, लेकिन गौरव गोगोई ने गोलमोल जवाब दिया। हम अपनी बात पर अटल हैं। किस बात पर अटल है ये नहीं बताया। उन्हें सिर्फ इतना बताना है कि क्या वाकई में उनकी वाइफ ने शादी के 12 साल बाद भी भारत की नागरिकता नहीं ली है। क्या एलिजाबेथ अभी भी ब्रिटेन की सिटीजन है? अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? जब तक गौरव गोगोई इस सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं देते, इस तरह के आरोप लगते रहेंगे और शक पैदा होता रहेगा, और ये असम के चुनाव में बड़ा इशू बन सकता है। हालांकि कांग्रेस के नेता अब अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तक अवैध रूप से अमेरिका में घुसे 332 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा चुका है। 112 भारतीयों के तीसरे ग्रुप को लेकर अमेरिकी सेना का जहाज कल रात अमृतसर पहुंचा।
अमेरिका से वापस भेजे गए इन 112 लोगों में से 31 पंजाब के, 44 हरियाणा के और 33 गुजरात के रहने वाले हैं। इन लोगों को अपने अपने राज्यों में भेज दिया गया है। हमारे रिपोर्टर्स ने अवैध रूप से भारत में घुसे इन भारतीयों से बात की। सबकी कहानी एक जैसी है। मैं मैरिड हाँ, मेरे 2 ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਪਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਰੁਪਈਆ 40 ਲੱਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਸਾਲ 14 ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ 35-36 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕੀਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਡਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਸਟਰਡੈਮ ਤੋਂ ਸੁਰੀਨੇਮ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੁਰੀਨੇਮ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਟਾਈਟ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਬਸ। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक समिति ने देश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम फाइनल कर लिया, लेकिन नाम का ऐलान अभी नहीं किया गया है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम तय करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह के अलावा विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी भी शामिल हुए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को यानी कल समाप्त हो जाएगा, इसलिए आज कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। हालांकि राहुल गांधी ने आज मीटिंग में क्या कहा ये तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन कांग्रेस ने मांग की कि सरकार नए इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को कुछ दिनों के लिए टाल दे, क्योंकि 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन पर सुनवाई करेगा जिसमें इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव के प्रोसेस वाले कानून को चैलेंज किया गया है। आज अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई की अपील करे और तब तक सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर को ही वर्किंग सीसी अपॉइंट कर दिया जाए। कल आपने अमुक व्यक्ति को, आज आपने अमुक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया सीओसी, मिस्टर XYZ। 19 तारीख को नहीं तो 25 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो नया कानून है वो निरस्त करते हैं। हम कह तो सकती है, आज कम से कम संभावना तो है। ये तो नहीं कि एक तरफा आप सोचेंगे कि नहीं कर सकती उच्चतम न्यायालय। एक पक्ष हार सकता है, एक पक्ष जीत सकता है। 4 हफ्ते बाद भी उच्चतम न्यायालय कहती है कि हम ये कानून जो मैंने आपका नाम पढ़ा अभी आपको, वो हम निरस्त करते हैं। इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा 2023 एक्ट। तो आपने क्या क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। जहां तक हमें मालूम पड़ा है, दुर्भाग्य है कि सरल प्रस्ताव को नहीं माना जा रहा है, लेकिन आपको बाकी चीजें जो गोपनीय होती है आजकल में मालूम पड़ जाएंगी क्या होता है। असल में कांग्रेस की मंशा बिल्कुल साफ है। कांग्रेस चाहती है कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने वाली कमेटी में होम मिनिस्टर को हटाकर चीफ जस्टिस को शामिल कर लिया जाए। हालांकि कांग्रेस के जमाने में प्राइम मिनिस्टर किसी से पूछे बिना सीधे इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देते थे, तब इसमें चीफ जस्टिस का कोई रोल कभी नहीं रहा। अब एक कमेटी बनाई गई है जिसमें नेता विपक्ष भी शामिल होते हैं। इस कानून को पार्लियामेंट में मंजूरी दे दी है। मुझे लगता है कि कानून बनाने के मामले में पार्लियामेंट से ऊपर तो कोई नहीं है, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के इस प्रोसीजर में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। आज सुबह सुबह दिल्ली में बहुत सारे लोगों की आंख भूकंप की जोरदार आवाज से खुली। धरती हिली, लेकिन आवाज बहुत ज्यादा हुई। गड़गड़ाहट ने लोगों को डरा दिया। लेकिन नेचर का कमाल देखिए, भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले मेरे पैरों के पास सोए कैट ने मुझे उठाया। फिर घर के पीछे फॉरेस्ट से पीकॉक के चिल्लाने की आवाज आई और फिर गली के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि माजरा क्या है, भूकंप आया, धरती हिली, दरवाजों के गड़गड़ाहट से
काफ़ी लोग उठे, मैसेज आने लगे, सबने कहा भूकंप आया। कुछ लोग घर के बाहर दौड़ गए, कुछ लोग इंटरनेट पर चेक करने लगे, लेकिन सबके मन में सवाल यह था कि इतने जोर की आवाज़ क्यों हुई? भूकंप तो पहले भी आए हैं, लेकिन दिल्ली में इतनी डराने वाली आवाज़ पहले किसी ने नहीं सुनी। और दूसरी बात है कि इतना दिल दहलाने वाला भूकंप आया, लेकिन रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता सिर्फ 4 क्यों आई? एक्सपर्ट्स ने बताया कि दिल्ली में जो भूकंप आया उसका सेंटर दिल्ली में ही था। दिल्ली का धौलाकुआं भूकंप का केंद्र था। इससे पहले दिल्ली में जो भूकंप आते रहे हैं उनका एपिसेंटर कहीं दूर होता था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां भूकंप का केंद्र होता है वहां अक्सर ऐसी आवाज सुनाई देती है, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छी बात है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली सेस्मिक सेंटर है, इसलिए हमेशा डर तो बना रहेगा और सबको सावधान तो रहना ही पड़ेगा।